रमेश नाथ कहानी लिखने में व्यस्त था। विवाह के कुछ दिनों बाद तक तो रमेश नाथ ने दफ्तर, दोस्तों, जान पहचान वालों सबसे अवकाश ले लिया था। केवल लता और स्वयं रमेश नाथ, और कोई भी नहीं। लता से किया तो प्रेम विवाह ही था, पर क्या केवल लता से ही प्रेम किया था? विवाह तो किसी से भी हो सकता था। प्यार तो वह सुचित्रा को भी करता था। फिर अविनाश कौर भी तो उसकी कहानियों की दीवानी थी। वो तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरती। करुणा भी तो उसे कितना चाहती थी। उसके पिता के पास तो पैसा ही पैसा था। फिर लता ही क्यों? शायद किसी एक क्षण की कमजोरी ही इसका कारण बन गई हो। इसीलिए लता की इतनी परवाह भी नहीं कर पाता। महिला दोस्तों की कमी ना तो पहले ही कभी थी और न आज ही है। बिस्तर पर लता पहले ही सो रही थी। उसके कपड़ों, चादर सभी में जिंदगी के अभाव छेद और पैबंद बनकर टके हुए थे। किंतु लता तो ब्याहता पत्नी है ही, तो पत्नी के अधिकार तो लता को ही मिलेंगे। और रमेश नाथ के घर पत्नी का सबसे बड़ा अधिकार था अपने आप को अभावों के जीवन का अभ्यस्त बनाना। रमेश नाथ की पगार का एक बड़ा हिस्सा तो प्रेस क्लब के शराब के बिल में चला जाता है। बच्चों के लिए दूध, उनके स्कूल की फीस, किताबें, कपड़े सब दोयम दर्जे की आवश्यकताएं थीं। कई बार तो ऐसा लगने लगता था जैसे रमेश नाथ भारत सरकार का ही एक प्रतीक है। उसी तरह रमेश नाथ के घर में भी बच्चों और पत्नी की समस्याएं गरीबी की रेखा के नीचे फल फूल रही हैं। किंतु रमेश नाथ प्रत्येक शाम को पौनी बोतल अंदर डालकर साहित्य की रचना करने में व्यस्त हो जाता है। साहित्य में रमेश नाथ ने अपना अहम स्थान बना लिया है। एक महत्वपूर्ण पत्रिका के संपादक बन गए हैं। सच भी तो है, इतनी सुंदर भाषा के रचयिता को कोई नकारे भी तो कैसे। किंतु जब यही आदमी रात को शराब पीकर लता को मारता है, बहन माँ की गालियां देता है, तो इसकी भाषा को क्या हो जाता है? कभी कभी आत्मग्लानि के क्षणों में रमेश नाथ अपने आप को धिक्कारता भी था। क्या दिया है मैंने लता को? उसका सारा जीवन ही व्यर्थ कर दिया है। क्या बचा है लता के लिए? किंतु ऐसे क्षणों से बाहर आते ही रमेश नाथ संपादक बन जाता था। भूकंप जैसी आवाज हुई थी। रमेश नाथ का बिस्तर जैसे हिचकोले लेने लगा था। रमेश नाथ ने आंखें मिचमिचाते हुए देखा, सामने लता खड़ी थी, पसीने से लथपथ, हाँफती हुई। वो घबराकर उठा। कितने आराम की नींद सो रहे हो? समझते क्या हो अपने आप को? आज मैं तुम्हें यूं ही नहीं सोने दूंगी। आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। आज तुम्हारी हर कहानी का कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने खोलना है मुझे। तुम्हारी हर कहानी में पत्नी होती है खलनायिका, और पत्नी होते हुए भी गैर औरतों से शारीरिक संबंध रखने वाले तुम होते हो नायक। इतना गंदा दिखाई देता है कि सड़ान के मारे उबकाई आने लगेगी। वैसे याद है हमारा विवाह कब, कैसे और किन हालात में हुआ था? अरे, छोड़ आई थी सबको तुम्हारे लिए। उन दिनों तो तुम्हारे कहने पर आग में भी कूद सकती थी। तुम्हारी बातों का जादू ही कुछ ऐसा चढ़ा था मुझ पर। तुमने तो एक बार भी नहीं कहा था कि तुम मुझसे विवाह कर लोगे। मैं ही तुम्हारी दीवानी हो गई थी। जो तुमने कहा वो भी समझ लिया, और जो नहीं कहा वो भी। तुम तो एकदम गड़बड़ा गए थे मेरे आने पर। यदि तुम्हें तनिक भी अवसर मिलता तो न मालूम तुम क्या कर देते। शायद ज़मीर नाम की चीज़ अभी तक जीवित थी तुम्हारे भीतर, तभी तो तुमने मुझसे एकदम विवाह कर लिया था। कितने सपने देखा करती थी विवाहित जीवन के। क्या मालूम था विवाह ऐसा होता है। मंजू दीदी का परिवार देखकर कितना आनंद आता था। दीदी, जीजाजी और उनका पुत्र विशाल। उनका विवाह तो माँ और पिताजी ने अपनी मर्जी से किया था। फिर भी दीदी के चेहरे पर कभी कोई भी शिकायत नहीं देखी। एक दिन तो पूछ ही बैठी थी दीदी से कि एक अजनबी इंसान के साथ कैसे सारा जीवन बिता लेंगी वे। दीदी
केवल एक हल्की सी मुस्कुराहट से मेरा सवाल उड़ा दिया करती थी। दीदी ने अपने आप को जीजा जी के परिवार के अनुसार ढाल लिया था, तो जीजा जी भी तो दीदी की दिन रात तारीफ करते नहीं थकते थे। मंजू दीदी को सदा चौधरी साहब कहकर बुलाते हैं। घर की चौधरी मंजू दीदी ही तो हैं। कितने अभिमान से दीदी कहती हैं कि उनके पति जैसा इंसान तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। काश मैं भी ऐसा कह सकती। वैसे तो कह भी सकती हूँ कि तुम जैसा दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अपनी तरह के एक ही आदमी हो जो कभी भी अपनी पत्नी के होकर नहीं रह पाते। मुझे तो सारी उम्र यही मलाल रहेगा कि मेरा पति कभी भी पूर्ण रूप से मेरा नहीं हुआ। करुणा, सुचित्रा, रीटा, मिरांडा, न जाने कितनी लड़कियों में बटा हुआ है मेरा पति। किसी समय तो मैं ही तुम्हारी प्रेरणा हुआ करती थी, पर आज तुम्हारे 2-2 बच्चों की माँ बनने के बाद मेरे शरीर में वो नमक कहाँ रह गया कि मैं तुम्हारी प्रेरणा बन सकूं? प्रेरणा बनना तो एक और रहा, मेरे लिए तो तुम्हारी कहानियों में कुछ खास ही विशेषण होते हैं। तुम्हारी किसी कहानी में मैं तुम्हारे पिछले जन्म का पाप हूँ, तो दूसरी कहानी में तुम्हारे लिए गाली हूँ। अपनी एक कहानी में तो तुमने ये भी लिखा था, घर आते ही जब पत्नी की सूरत देखता हूँ तो लगता है जैसे अभावों की मूर्ति मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारी प्रत्येक कहानी में मैं तो एक बकझक करने वाली वाहियात किस्म की औरत हूँ। झगड़ालू, ईर्ष्यालु, बददिमाग, बेवकूफ़ और न जाने क्या क्या। जब जब तुमने अपनी कहानियों में मुझे अपनी सब्ज परियों के साथ तोला है, तो मैं उनके सामने हमेशा हारी हूँ। रमेशनाथ, आज मैं हारने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने जीवन में कई बार हार कर देख लिया। मैं समझती थी कि इंसान की अच्छाई की तारीफ तो होनी ही चाहिए, किंतु किसी की अच्छाइयाँ समझने के लिए सामने वाला भी तो अच्छा इंसान होना चाहिए ना। अब और नहीं, ये तो मेरी ही बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुम्हें वो सब करने दिया जो तुम करते रहे। मैं सदा यही मानती रही कि तुम एक लेखक हो, इसीलिए दूसरों से भिन्न हो। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी समस्या क्या है? औरतों को देखकर तुम्हें क्या हो जाता है? क्यों तुम दुम हिलाना शुरू कर देते हो किसी भी औरत को देखकर? औरत तुम्हारी कमजोरी क्यों है? तुम्हें अपनी कहानी चीतकार याद है? उसमें तुमने लिखा था कि अनुजा दूसरे शहर से आई थी और तुम उससे मिलने गए थे। कितना घिनौना विवरण दिया था तुमने उस कहानी में अनुजा के शरीर का, उसकी आंखें, ओठ, गर्दन, वक्ष, नाभि, योनि, हर अंग को तुमने नंगा कर दिया था। क्या उस कहानी को मात्र कल्पना माना जा सकता है? नहीं, मैं जानती हूँ अनुजा कौन। तुम्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई उस औरत को अपने पाठकों के सामने नंगा करते, जिसने विश्वास पूर्वक अपने शरीर को तुम्हारे हाथों सौंप दिया था? है ना मजे की बात कि घर में भीड़ के अकेलेपन से परेशान होकर तुम अनुजा के साथ होटल में उसके शरीर को भोगने गए। मैं और बच्चे तुम्हारे लिए भीड़ हैं। अरे, अनुजा भी तो 2 बच्चों की माँ है, फिर उसके शरीर में तुम्हें कैसे आनंद आने लगता है? सच्ची बात तो ये है रमेशनाथ कि तुम उत्तरदायित्व से डरते हो। अनुजा का शरीर भोग कर तुम तनाव से मुक्ति पा सकते थे, क्योंकि अनुजा के प्रति तुम किसी रूप में उत्तरदायी नहीं थे। उसे भी तुम्हारा शरीर भोगने में ही रुचि थी और तुम्हें भी शरीर से आगे कोई सरोकार नहीं था। तुम जैसे सूडो इंटेलेक्चुअल बातें बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, पर औरत के सामने होते ही दुम हिलाने लगते हो। और फिर कमाल की बात तो ये है कि अनुजा के शरीर को भोग कर उसके एक एक अंग का चटखारेदार वर्णन करके कहानी के अंत में तुम अपनी पत्नी के पास वापस भी आ गए। क्या कहानी के अंत में तुम्हें अपनी पत्नी का चीत्कार नहीं सुनाई दिया? हीरो साहब, आप ही से पूछती हूँ मैं कि क्या दिया है आपने मुझे आज तक या अपने बच्चों को? अरे ए समाज के बुद्धिजीवी प्राणी,
ममता तो हमारी पहली बच्ची थी, फिर भी बेटी पैदा होने पर कैसा कसैला मुंह बनाया था तुमने, जैसे कोई कड़वी दवा की गोली तुम्हारे मुंह में रख दी गई हो। वो तो अच्छा हुआ कि ममता के बाद संदीप हो गया, नहीं तो तुम तो मुझे 2 बेटियां पैदा करने के जुर्म में ही घर से निकाल देते। आज तो तुम्हें संदीप में भी कोई रुचि नहीं रही। क्या तुम्हें पता है कि ममता और संदीप का स्कूल कहाँ है? और भी तो लेखक हैं, वो सब कैसे समय पर प्रतिदिन अपने घर वापस पहुंच जाते हैं? उन्हें क्यों नहीं प्रेस क्लब में हर शाम को जाकर पीने की तलब उठती? बहुत से लेखकों और संपादकों के घरों में गई हूँ, तो हमारा घर वैसा नहीं हो पाता। क्यों मेरे बच्चे अपने पिता की सूरत देखने को तरस जाते हैं? यदि मेरे प्रति नहीं तो क्या उनके प्रति अपना कोई कर्तव्य तुमने महसूस किया, या बस महीने के पैसे देकर तुम मुक्त हो जाते हो? और पैसे भी कितने देते हो? क्या कभी सोचा है कि उन पैसों से मैं कैसे घर चलाती हूँ? क्या तुम्हारी किसी कहानी में इस बात का जिक्र आया कि तुम्हारी पत्नी इतने कम पैसों में महीने भर का खर्चा कैसे चला लेती है? इस झोपड़ी नुमा मकान में, यहाँ के माहौल में कैसे बच्चों को पाल रही हूँ? उनको कैसे समझाऊं कि एक महान साहित्यकार की पत्नी होने का क्या क्या मूल्य देना पड़ता है? इससे तो हम हापुड़ में ही अच्छे थे, थोड़े पैसों में गुजर बसर तो हो जाती थी। इस सुरसा महानगरी में तो सदा से पैसों की ही कमी लगी रहती है। पैसों की कमी के कारण ही तो आज तक मेरा इलाज नहीं हो पाया। छाती में 1 साल से गिल्टी है, पर तुमने तो आज तक टेस्ट नहीं करवाया। कितनी बार तुम्हें याद करवा चुकी हूँ। टाटा अस्पताल तो तुम्हारे प्रेस के कितना करीब है, वहीं तो टेस्ट करवाने हैं। पर तुम तो उस रात नशे की हालत में गिरते पड़ते 3 बजे घर वापस लौटे थे। दीवानी हो गई थी तुम्हारे मित्रों को फ़ोन करते करते। कई बार तो सोचती हूँ कि यह गिल्टी कैंसर ही निकले और मुझे जीवन से मुक्ति मिल जाए। फिर तुम जितनी सहेलियों के साथ चाहो ऐश कर लेना, परंतु मुझे तो इतना भी विश्वास नहीं कि तुम ममता और संदीप का ज़रा भी ध्यान रख पाओगे। मेरे दोनों बच्चे तो सड़कों पर भिखारी बन जाएंगे। नहीं, ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुक्ति तो तुम्हें चाहिए ना मुझसे। आज की कहानी में भी तो वही लिख रहे थे ना कि तंग आ चुके हो एक रस जीवन जीते हुए। मैं तुम्हें मुक्ति दे दूं, चाहे 15-20 दिन के लिए ही सही। ए महान लेखक, 15-20 दिन घर से दूर रहकर कितना तरोताज़ा हो लोगे तुम? अब कौन सी सहेली के साथ ऐश करने का कार्यक्रम बना रहे हो? जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति देती हूँ। मैंने तुम्हें आज तक किसी वस्तु के लिए इनकार नहीं। आज पहली बार मैं भी तुमसे कुछ मांगती हूँ। अपने शराबी पति की गालियाँ और मार खा खाकर मैं भी ऊब गई हूँ। इस जीवन से ऊब गई हूँ, अपने बच्चों को अभाव में पालने से। कुछ दिनों के लिए मैं भी जीना चाहती हूँ रमेश नाथ। थोड़े दिनों के लिए मुझे भी मुक्ति दे दो। मैंने भी एक शरीर देखा है। ये मेरा वादा है कि वापस अवश्य आऊँगी, और मुझे विश्वास है कि तुम भी मुझे वैसे ही अपना लोगे जैसे तुम्हारी कहानी में तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपना लेती है। और मैं भी तुम्हें उस शरीर का विस्तृत वर्णन दूंगी, उन बलिष्ठ बाहों, चौड़े बालों से भरे सीने, शरीर की सुगंध। और बोलो, तुम मुझे मुक्ति दोगे? दोगे ना? बोलो, बोलो, बोलो। हड़बड़ा कर उठ बैठा रमेश नाथ। देखो, लता उसी तरह सो रही थी। तो क्या वो स्वप्न था? हाँ, ये तो स्वप्न ही हो सकता है, एक दुस्वप्न। रमेश नाथ उठा, एक गिलास पानी पिया, लता की ओर देखा, अपनी कहानी के पन्ने उठाए और उन्हें चिंदी चिंदी कर दिया। ये कहानी बस यहीं तक। यदि आपको ब्रिटेन से तेजेंद्र शर्मा की कहानी मुझे मुक्ति दो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।